अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में जो हमारे मौजू बनी है, जो खबरें, वो कुछ इस तरह हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में होने वाले इख्तलाफात और जुल्फ़कार मिर्ज़ा की लंदन में सरगर्मियां। और ये सवाल भी आज ज़ेर गौर है कि शाह महमूद कुरैशी, हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा, का मुस्तकिल पता आइंदा क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग? और उसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे माइक मलन की उस एतराफ़ पर कि उन्हें एक मेमो तो मिला है, लेकिन वो मेमो कैसे मिला है, किसने दिया है, क्या ये सारे का सारा खटराग सिर्फ इसलिए है कि हुसैन हक्कानी को उनकी सीट से हटा दिया जाए, या इसके पीछे कहानी कुछ और है? इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे और नुक्ता नज़र मालूम करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब का। शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मैं 3 खबरों से पहले आज की बहुत ही अहम खबर है, उस पर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो ये है कि रीमा की शादी होगी, आपको पता है? मुबारक हो आपको। जी, मुझे तो मुबारक हो, लेकिन रीमा जो है वो खासी बहुत बड़ी बड़ी सलामियाँ उन्हें मिली हैं, बड़ी सेलिब्रिटी हैं हमारी। नहीं तो आप ऐश्वर्या राय के यहाँ बच्ची भी तो पैदा हुई है ना। वहां से क्यों नहीं शुरू किया आपने? लेकिन रीमा पाकिस्तानी है सर, इंडिया की तरफ कौन जाए? हाँ, आप कल्चर की तो कोई हदूद नहीं होती ना। और अमेरिका में तो दोनों एक हो जाते हैं जाके। लेकिन एक बात सुनिए, ये जो रीमा है वाकई आपको तो कुरशकारा होगा। क्योंकि एक तो घर मिला है सुना उनको, उनकी सास ने घर दिया है, वो कहती हैं। अच्छा, वो बहुत बड़ा, वो तस्वीरें वगैरह ही हैं। और उनके जो मियाँ हैं उन्होंने BMW दी है इसको। अल्लाह अकबर। और बड़े कहती हैं, अब पहले तो खबर आई थी कि उनकी पहली शादी हो चुकी है, लेकिन अब उन्होंने, रीमा ने कहा नहीं, मेरे शौहर की पहली शादी है और मेरी भी पहली शादी है। सर, इस पे तो रश्क नहीं, अपनी गुर्बत का एहसास होता है। मतलब तो अब रीमा जो है उसने कहा कि मैंने अब एक्टिंग छोड़ दी है, अब सिर्फ मैं एंकर रहूंगी और टेलीविजन में काम करूंगी, फिल्मों में काम नहीं करूंगी। तो बहरहाल रीमा को बिलाखर जो यानी शौहर मिल गया है, शादी जो हो गई है, उसको मुबारक हो। वैसे बड़ी हुसैन हक्कानी साहब के बारे में खबर आ रही थी ना कि इस्तीफा दे रहे हैं। जी जी, या पेशकश की है, तो रीमा को नाम ना आप कर दे वहां पे सफीद लगाने के लिए, वहां पे सफीद लगा दे, अगर अंग्रेजी वगैरह, शायद वो इंटरप्रेटर जो है वो काम चला देंगे, डॉक्टर साहब उसका। अच्छा सर, खबर की तरफ आते हैं। आपको ये आइडिया पसंद है? सर, मुझे आइडिया पसंद है, मुझे तो जाती तौर पे पसंद है। मैं कह रहा हूँ हुकूमत में कोई सीरियसली ना ले। अगर मीरा होती तो उसकी अंग्रेजी क्योंकि अच्छी थी, उसको मुकर्रर किया जा सकता था। अच्छा सर, जो आजकल पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, खासतौर पे सिंध में, कि उन्हें आज खुद अपने एक MP को निकालने के करीब की कार्रवाई करना पड़ी, उनकी रुकनीयत मुअत्तल कर दी। जुल्फ़कार मिर्ज़ा को से वो जान छुड़ाने, लेकिन वो जान नहीं छोड़ रहे। खैर, वो लंदन में चले गए। पीपल्स पार्टी क्या टूट रही है? नहीं, पीपल्स पार्टी जुड़ी हुई कब है जो टूट रही है? देखिए, बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी दूसरों के साथ कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। जुल्फ़कार मिर्ज़ा पहुंचे हैं जनाब लंदन, स्कॉटलैंड यार्ड वालों से मुलाकात की उन्होंने, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए हैं, और अब तो उन्होंने ऐलान किया है कि अब मैं यहीं रहूंगा। यानी वो पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक कि स्कॉटलैंड यार्ड वाले ये नहीं कहते कि आप चले जाए। तो गया उनका एक लंबा स्टे है, इससे कुछ सुकून मिल जाएगा जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को यहाँ, और वहां सुकून हराम हो जाएगा अल्ताफ हुसैन साहब का। तो वो वहां कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आज ये हुआ है कि MKM कह रही थी भी, ये शर्जील मेंबर भी उनके साथ चले गए, जो वजीर इत्तलाक हैं, तर्जमान है हुकूमत सिंध के, तो ये पोजीशन वाजे करे गवर्नमेंट। और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई थी बड़ी धुआंधार किस्म की, लेकिन जब फिर जरदारी साहब बीच में पड़े, उन्होंने पोजीशन वाजे की कि कायम अली शाह ने नोटिस दे दिया उनको, मुअत्तली का, इमदाद बेताफी साहब को। शर्जील मेमन की जवाब तलबी हुई, अब उनको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, और उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम जुल्फ़कार मिर्ज़ा की मेंबरशिप को मुअत्तल कर चुके हैं, सस्पेंड कर चुके हैं, उन्होंने ये कहा। शम्स साहब, एक राय अब तक ये चल रही है कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा का बजाते खुद अलग होना पीपल्स पार्टी से, और उनका फिर MKM के खिलाफ एक महाज खोल लेना, एक ड्रामा है और इसका डायरेक्टर कोई ना कोई है। हाँ, अब ये तो असल में हमारे यहाँ तो ड्रामे चलते हैं ना, कुछ समझ नहीं आती, जब तक ये ड्रामे खत्म नहीं होते कुछ पता नहीं चलता, और जब खत्म हो जाते हैं तो नए ड्रामे शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये कौमी असम्बली में खड़े होकर, भाई ये हमारी फैमिली है, हम एक लोग हैं, जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब जो हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं है। जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब हमारे साथ अभी लाइन पे भी मौजूद है। अच्छा, माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम मेरे भाई। जनाब, कैसा है लंदन? लंदन ग्रीन एज एवर। तो जनाब, मैंने तो सुना आपने ऐलान किया कि मैं अब वहीं रहूंगा।
नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जब तक हिसाब बेबाक नहीं कर लेता। 12 साल भी डट के मैंने इधर मुकाबला किया पीपल्स पार्टी के मुश्किल के टाइम में, और अब पाकिस्तान के लिए मेरे पास जो मुश्किलात आएंगी वो मैं पाकिस्तान में ही गुजारूंगा। तो अब आप क्या क्या कुछ कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं? मेरी स्कॉटलैंड यार्ड वालों से एक बहुत इम्पोर्टेंट आज मीटिंग हुई, और जो कि फोकस थी ऑन डॉक्टर इमरान फारूक शहीद के केस से। ठीक है। और दूसरा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी और ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हैं उनको मैंने एड्रेस किया कल, और वो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। उसमें ओपन फ्रैंक सवालात हुए, कुछ जवाबात मैंने दिए उनके। अब तो आपको रोज इन्विटेशन आएंगे कि आइए हमारी तरफ आए, यहाँ तकरीर करें, यहाँ तकरीर करें। ह्यूमनली जो पॉसिबल होगा वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े लीडर बन जाएंगे, कभी आपने सोचा था? नहीं, मैं डेली बेसिस पे मैं थोड़ा इंचेस मेरे कम हो रहे हैं कद के। अच्छा। और मैं और सही अच्छा ऑनेस्ट पाकिस्तानी बनता जा रहा हूँ और कारकुन बनता जा रहा हूँ। मिर्जा साहब, लॉर्ड नजीर साहब की आपके साथ कुछ सेटिंग है? आज तस्वीर में बड़े नुमायां थे आपके साथ। लॉर्ड नजीर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और लॉर्ड जो दूसरे हैं कासिम साहब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पैट्रियट पाकिस्तानी होने का मुजाहरा किया और मेरी रहनुमाई की और मेरी मदद की। मगर डॉक्टर साहब, अब तो आज कायम अली शाह साहब ने कह दिया है कि आपका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। कायम अली शाह मेरे मासूम, बेचारे, कमजोर से बुजुर्ग पीपल्स पार्टी के सियासतदान हैं, उन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब आप या उनकी बात मान लें या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के भी हैं, उनकी बात मान लें। ईदर आई एम अ फैमिली और आई एम नॉट अ फैमिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। देखिए जी, उन्होंने भी कहा है। क्या बात, मुझे बताइए। लेकिन सर, इससे पहले इमरान खान भी तो गए थे इसी तरह सबूतों के सूटकेस लेके। इमरान खान तो स्कॉटलैंड यार्ड के पास गए थे, उन्होंने कहा हुकूमत को कहें कि हमें लिख के भेजे, तो वो तो चुप हो गए। अब इस मामले में बोलते नहीं है, बल्कि अब तो सुना यह है कि वो एमक्यूएम के साथ थोड़ी सी खैर सगाली की फिजा है, जलसा भी वो 25 दिसंबर को करेंगे। तो बहरहाल अब मिर्जा साहब जो है ना और एमक्यूएम, ये तो एक दूसरे के अब आमने सामने है, जो हो सो हो। लेकिन सर, क्या पीपल्स पार्टी और जुल्फकार मिर्जा के दरमियान कहीं आपस में मामला दोबारा बेहतर हो जाए? जैसे इमदाद पताफी जैसे लोग हैं, शर्जील मेमन जैसे लोग जैसे हैं। शर्जील मेमन तो अब वापस आ गए। उनका भाई मैं तो एक और काम से गया था, अब पता नहीं लंदन आदमी जाना और अगले दिन वापस आ जाना, कितना ऐसा काम और एक ही फ्लाइट में जाना, फिर वापस आ जाना। तो शर्जील मेमन साहब माशाल्लाह वजीर इत्तलात हैं, उनको क्या करें, कोई इत्तलात तो उन्होंने दी नहीं। तो अब उन्होंने कहा मैं तो कदाती काम से गया था, अब कुछ सबूत पेश करें कि मैं इनके साथ गया था। तो सबूत की जरूरत नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये जो इनके जो बेटे हैं हसनैन, वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और इम्कान ये है कि वो बिला मुकाबला हो जाए। अब पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमने मिर्जा साहब के बेटे को नहीं दिया, हमने फहमीदा मिर्जा के बेटे को टिकट दिया। बहुत खूब सर, दोनों तरफ से दलाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फहमीदा मिर्जा जो है वो तो 12 सिक्का बंद है पीपल्स पार्टी के साथ, और ये है ज़ाहिर फैमिली में तो उस तरह आ जाते हैं ना, यानी इन लॉज में भी आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के। तो बात देखिए क्या होता है। लेकिन वो जो पैचअप के कोई इम्कानात इलेक्शन के करीब जाके पता नहीं, अब ये देखिए, अब इस पे क्या स्पेकुलेशन करनी है, क्योंकि अब जो होगा क्योंकि जरदारी साहब एमक्यूएम को खोना नहीं चाहते और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन भी उनके साथ मिलकर लड़ेंगे और बड़ी बड़ी यकीन दहानियां उनको कराई हैं और टेम्परेचर को ठंडा किया है। लेकिन इसके लिए जरदारी साहब ज्यादा प्राइस उन्हें क्या पे करना पड़ सकती है पीपल्स पार्टी के अंदर? मजीद क्लीवेजेस, मजीद ब्रीचेस? अब देखिए, मेरा ख्याल है कि अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा उनको और लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। पहले तो वो ये थे ना, दूसरों के लिए तो बड़ी मुफाहमत थी, लेकिन अपनों के लिए जनाब बड़े गर्म और सख्त थे। अब जरा अपनों के लिए भी नरम होना पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के मुस्तकिल पते पे कि वो फ्यूचर में कहाँ जा रहे हैं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 04236368102 पर, और जब आप कॉल करेंगे आपके सवाल हम बराह रास्त लेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। मेरा सवाल मैंने जाने से पहले आपको बता दिया था। शामी साहब, क्या मुस्तकिल पता है शाह महमूद कुरैशी का?
भाई अब तक तो यही तला है कि तहरीक इंसाफ के पते पर भी क़याम फरमाएंगे वो। लेकिन अब नवाज शरीफ भी कहते हैं हाँ वो भी मिलेंगे, हम भी मिलना नवाज चाहते हैं। शरीफ भी मिलेंगे, पता नहीं और भी पैगाम वो भेज रहे हैं। अपना कुछ शख्सियत की भी तामीर होती है ना। देखिए शाह महमूद कुरैशी की माशाल्लाह, देखिए ऐसे वजीर, भुट्टो साहब के बाद ये ऐसे वजीर खारजा आए हैं जिनको लॉटरी निकली है, तो अब वो आसानी से तो नहीं बैठेंगे ना। अच्छा शामी साहब, पीएमएलएन में जाने में उन्हें जावेद हाशमी तो हारिज नहीं होंगे? सुना था कि हल्का एक है और इस तरह की नहीं, हल्का तो एक था, अब थोड़ा उसमें रद्दोबदल हो चुका है। अब बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि ये जो जावेद हाशमी साहब हैं, 1989 का और 1983 का जो इलेक्शन हुआ ना, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, जी जी, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जिंदगी का जो पहला इलेक्शन लड़ा वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन था, जो कि मखदूम रशीद के हल्के से लड़ा, जो कि जावेद हाशमी का हल्का भी है। तो जावेद हाशमी के भाई थे मुख्तार हाशमी, उनका इंतकाल हो गया, छोटे भाई थे उनके, उन्होंने मुकाबला किया इनका, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दे दी। मुल्तान में रहते हुए, मुल्तान में मखदूम रशीद में जावेद हाशमी के भाई ने शिकस्त दे दी शाह महमूद को। आम तौर पे जो इंप्रेशन है वो तो शाम साहब ये है कि वहां पे या तो गिलानी ग्रुप है या कुरैशी नहीं, ग्रुप मैं है। तो आपको बता रहा हूं ना कि दुनिया में क्या नहीं होता। और उसके बाद ये हुआ कि जब 1985 का इंतखाब आया, ये नॉन पार्टी बेसिस ज़ियाउल हक के दौर पे, ज़ियाउल हक के दौर का, तो जावेद हाशमी साहब जो थे वहां से एमएनए लड़े, और एमपीए के उनको कोई कैंडिडेट एमपीए का नहीं मिल रहा था। जावेद हाशमी साहब, हाँ, वो एमपीए भी खुद ही खड़े हुए, क्योंकि सारे, और ये शाह महमूद कुरैशी जो थे एमपीए भी बने, उनके कैंडिडेट हुए वहां से। अब सारे जो बड़े बड़े हैं ना मुल्तान के, गिलानी, कुरैशी, डाहा, आपके खाकवानी, सारे के सारे बोसन्स ये थे शाह महमूद कुरैशी के साथ। अच्छा, इसके बावजूद इनके वालिद साहब जो थे मखदूम सज्जाद हसन कुरैशी, बड़े अच्छे मनंजा मनज आदमी थे, उनका भी उनको चैन नहीं आ रहा था कि इलेक्शन का रिजल्ट पता नहीं क्या होगा। तो हमीद गुल थे, ये जावेद हाशमी साहब ने बताया, हमीद गुल साहब जो थे वो डिप्टी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे मुल्तान में। अच्छा, जनरल हमीद गुल, तो जनरल हमीद गुल के पास पहुंचे मखदूम सज्जाद हसन और उनको कहा कि आप जावेद हाशमी को कहें कि वो बैठ जाए, सूबाई असम्बली में न लड़े। तो उन्होंने जावेद हाशमी को बुलाया, मखदूम सज्जाद साहब वहां बैठे हुए थे, और हमीद गुल ने जावेद हाशमी से कहा कि आप ये इलेक्शन ना लड़े सूबाई असम्बली का। ठीक है। जावेद हाशमी ने कहा क्यों ना लड़ूं? तो मखदूम साहब ने फरमाया जनाब मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मेरा ये भी बेटा है, मेरा शाह महमूद भी बेटा है, अगर इसको शिकस्त हो गई तब मेरा घर बर्बाद, और अगर उसको शिकस्त हो गई तब मेरा घर बर्बाद, तो हमारा तो घर का मामला है। तो जावेद हाशमी ने कहा अगर ये मेरा और आपका घर का मामला है तो फिर ये डिप्टी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं यहां, इनके दफ्तर में क्यों आ गया है? और जावेद हाशमी ने इनकार कर दिया कि मैं सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ूंगा, वो देखी जाएगी। मगर वो इलेक्शन सूबाई असेंबली का वो हार गए जावेद हाशमी, और कौमी असेंबली का जीत गए। इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। बाद में फिर ये हुआ, उस वक्त अब्दुल रहमान वाला थे एक साहब, वो भी उनकी कोई कितने से मुरब्बे जमीन थी जो अंग्रेजों ने उनके वालिद को दादा को दी थी, और बड़े वहां के रईस थे, और उनके मुकाबले में जावेद हाशमी ने इलेक्शन लड़ा, बड़ा सख्त मुकाबला हुआ, और पहली बार वो कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए 1200 वोट की अक्सरियत से। अच्छा, इसका मतलब है कि एक रकाबत और कुर्बत दोनों साथ साथ चल रही है। अब देखिए हुआ क्या, ये जो हल्का था ना, बाद में फिर जावेद हाशमी साहब तो पहले है ना दूसरी तरफ चले गए ना, वो तो कभी जेल में, कभी इधर, कभी गिरफ्तार का दौर आ गया। उस वक्त हल्का जो है इसमें तब्दीली हो गई। अब ये जो हल्का, जो जावेद हाशमी साहब का आबाई हल्का था, वो उनका हल्का उस तरह नहीं रहा। सूबाई असम्बली का असर और रसूख तो उनका मौजूद है, कौमी असम्बली में उनके लिए मुश्किल होती है वहां। तो अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब वहां से इस्तीफा दे चुके हैं, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब इस चक्कर में हैं कि अपने भाई को इलेक्शन लड़ाएं वहां से, मूसा को, और जावेद हाशमी साहब को 2-3 दफा टेलीफोन कर चुके हैं कि हम दोनों मिलकर एक इलेक्शन में हिस्सा लें, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ उन्होंने कहा भाई मुस्लिम लीग नून जो फैसला करेगी, अब जावेद वो मैं कर लूंगा,
जावेद हाशमी जो हैं अब मुल्तान शहर की सीट पर जा चुके हैं। अच्छा, गोया वो जो हल्के का इख्तलाफ था वो खत्म हो वो खत्म है। तो मैंने जावेद से पूछा था तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो मुस्लिम लीग नून वालों से कह दिया था भाई आप उनको शामिल करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह करें, लेकिन लगता यह है उनके जो बेटे हैं ना जैन, वो है तहरीक इंसाफ के साथ। और फिर शाह साहब ने देखा होगा कि जरा मैदान भी यहाँ साफ है, देखिए ना वहां तो इमरान खान है, तो उसके बाद फिर शाह महमूद होंगे। तो यानी ये सोचा होगा या कोई और भी कंसिडरेशन। शाह महमूद साहब का एक जो आउटलुक है, जो उनके स्टांसेस रहे हैं, वो कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट से भी एट्रीब्यूट किए जाते रहे। नहीं वो तो देखिए शाह महमूद तो देखिए बड़े, क्योंकि जिम्मेदार हैं बड़े वहां के, और पीर भी हैं, गद्दी नशीन है। यानी आप देखें ना ये बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के गद्दी नशीन है, और सिंध में उनके बड़े मुरीद हैं। और उनका जो जरिया आमदनी है ना, लोग बताते हैं कि जमीन से ज्यादा मुरीद हैं। अच्छा, बहुत खूब। मुरीदों से भी उनको करोड़ों रुपए की आमदन होती है। शाह साहब अब ये, लेकिन एक बात मैं बताऊं जी, आदमी नीट और करीन है, यानी दयानतदार है, लेकिन आप उनसे सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये बददियानत। लेकिन गिवन देयर प्रोफाइल, क्या उनका प्रोफाइल और इमरान खान का स्टांस और प्रोफाइल क्या आपस में मैच करते हैं? नहीं, इस लिहाज से तो मैच करते हैं कि करप्शन फ्री है। लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की एक छाप तो है ना उनका। तो एस्टेब्लिशमेंट तो देखिए, तो वो कहते हैं ये प्लस पॉइंट है हमारा। कौन? इमरान खान साहब? हाँ, सारे लोग भी, अगर फौज हमायत कर रही है, उनके मुखालफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, तो कहते हैं और करो भाई प्रोपेगेंडा, अच्छी बात है। फौज अगर हमायत करेगी ताकत ही होगी ना। ये एयर मार्शल असगर खान साहब थे ना हमारे, उनके बारे में प्रोपेगेंडा होता था कि सीआईए इनकी पुष्ट पर है, तो एयर मार्शल असगर खान साहब कहते थे भाई इसकी तरदीद ना करना, क्योंकि इसमें ताकत आएगी सीआईए की। अच्छा शाह साहब, यहां पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ में आके शाह महमूद कुरैशी क्या हासिल कर सकते हैं? उनका सेफ बेट या बेस्ट बेट जिसे कहें कम अज कम, वो तो ये हो सकता है ना कि वो कम अज कम उसी वजारत पे जाएं जहां से उन्हें निकाला गया था, जो उनसे ली गई थी। देखिए बात यह है कि खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो पातशाही। अगर अपनी स्ट्रगल से फिर वो वजीर खारजा बने तो फिर तो उनकी क्या बात है। लेकिन ये इम्कान पीएमएलएन में ज्यादा नहीं? पीएमएलएन में भी मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ में भी मौजूद हैं कि वो उनकी वजारत मिल जाए। लेकिन हो सकता है यहाँ तो सरताज अजीज साहब भी बैठे हैं और जनाब दूसरे लोग भी हैं, इसहाक डार साहब भी हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि वहां जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, वजारतों से कतई नजर मेरा ख्याल हमें क्रेडिट ये देना चाहिए शाह महमूद को कि उन्होंने एक मामले में इख्तलाफ किया और फिर अपनी पार्टी की निश्चित छोड़ी। देखिए ना, ऐसे लोग भी हैं जो फ्लोर क्रॉस करते हैं, लोटे बनते हैं, सीट नहीं छोड़ते। इन्होंने सीट छोड़ी और इलेक्शन लड़ने का फैसला और किया। अपनी पार्टी के ऊपर इल्जाम लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लेकिन सीट छोड़ दी, अच्छी बात। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और गुफ्तगू होगी माइक मलन के इस राजी हो जाने पर कि उन्हें एक मेमो मिल गया है। मेमो के बारे में भी आपसे बात होगी और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 042363680102, ताकि आप बराह रास्त प्रोग्राम में शरीक होंगे अपने सवालात के जरिए। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शावी साहब, माइक मोलन साहब तो मान गए हैं कि उन्हें एक मेमो तो मिला था और मेमो जो था वो मंसूर एजाज की तरफ से था और उसमें अब जाहिर है ये भी मानना पड़ेगा कि मुंदरजात वही थे जो मंसूर एजाज कह रहे हैं। हबीब साहब, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह की यहाँ बातें हो रही हैं। ये अपने मुल्क का कितना तमाशा बनाया है। खबर आई कि जनाब जरदारी साहब और कियानी साहब की मीटिंग हुई, फिर जरदारी साहब, गिलानी साहब, कियानी साहब की मीटिंग हुई, 24 घंटे में 2 मुलाकातें और ये हो गया जनाब। मेमो डिस्कस हुआ, अखबारों में खबरें लग रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनाब ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है, टिकर चलाए जा रहे हैं, मुझे एसएमएस आने शुरू हो गए, कुछ होने वाला है। और भाई अल्लाह के बंदो, ये मुल्क का हमने, और वो कैबिनेट में कल क्या हुआ कि फैसल साले हयात माशाअल्लाह जो के जाके हुकूमत के खिलाफ करप्शन का दावा दायर किया हुआ उन्होंने सब अपना सुप्रीम कोर्ट में रेंटल पावर्स वाला, और अंदर वो बैठे हुए करप्शन के खिलाफ दर्ज दे रहे थे और डिसिप्लिन की बात भी कर रहे थे और सियासी हालात की बात भी कर रहे थे। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद कुंडी लगवा दी, अफसरों को निकलवा दिया और कहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इमरान आ गया है, जुल्फकार मिर्जा का क्या हो गया है, वगैरह वगैरह। और हुकूमत जो थी बेचारी सर पकड़ के बैठ गई और फिर वो सर जो है कहते हैं कि रहमान मलिक साहब ने उसमें तेल वेल डाला और छुड़ाया और कहा जनाब ये तो मर्द अमन है,
और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो फिर उनको खारिज तहसील पेश करना शुरू कर दीजिए। बात यह है कि सीधी बात है, ये मुल्क जो है पाकिस्तान, जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, इसको संभालना हमें नहीं आता शायद। अब ये जो लेकिन खत भी तो नहीं लिखने चाहिए। सर खत क्या लिखा है? अब पहले तो ये हुसैन हक्कानी के ऊपर मलबा डाल रहे कि उन्होंने भेजा है खत। हुसैन हक्कानी ने कहा भाई मैंने बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा ना मैंने लिखा ना मुझे पता है। उन्होंने अलबत्ता जरदारी साहब को जरूर लिखा है कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं मेरी तो फिर आप मुझे फारिग कर दीजिए। लेकिन हुसैन हक्कानी के मशरूत सी पेशकश की उन्होंने। लेकिन हुसैन हक्कानी के इस मौकफ को यहाँ पे कौन तस्लीम करेगा? करेगा ना करे भाई, आज भी करेंगे तो कल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, माइक मोलन के पहले तो स्पोक्समैन ने कहा जी हमें कोई ऐसा नहीं मिला, ठीक है, ना पहले उन्होंने ना वो तरदीद कर दी थी। उसके बाद हम शोर मजारनी जी हमने तो भेजा है। ये भेजा कैसे है? मेरी ईमेल पे रोज 300 खत आते हैं, पैगाम आता हूं, मेमो आते हैं, आपके यहाँ भी आते होंगे। मैं उनसे तौबा करता हूं, पनाह मांगता हूं, पढ़ने से परेशानी होती है, क्या करे इसका। वैसे ही ईमेल पे उनको भी कुछ डाल दिया, जो मर्जी डाल दे। तो ये जो हजरत मंसूर एजाज हैं, इन्होंने पहले मजमून में लिखा कि 10 तारीख को 2 बजे ये मेमो उनको भेज दिया गया, उनको दे दिया गया, डिलीवर कर दिया गया। तासुर ये दिया जैसे इन्होंने खुद जाके दिया है। उसके बाद कहा नहीं मैंने खुद तो नहीं दिया, मैंने कहा एक जरिए को दिया था, जरिए ने पहुंचा दी। अब माइक मौलन क्या कहते हैं, उनका तर्जमान मैं आपको सही अल्फाज बता रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी की ताजा रिपोर्ट जो रसाला है, माइक मौलन के तर्जमान ने इस मेमो के मौजूद होने का एतराफ किया है। उनका हाँ मिल गया है, तलाश कर लिया है। उनका कहना है तर्जुमान का, माइक मौलन को इस मेमो की मौजूदगी के बारे में पता नहीं था, ना याद था, और ना ही उनके मंसूर एजाज के साथ कोई ताल्लुकात हैं। ताहम फॉरेन पॉलिसी में जो एक मजमून छपा, जिस उसकी अशात के बाद उन्होंने अच्छी तरह चेक करना जरूरी समझा। उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों से दरियाफ्त किया, पर्सनल स्टाफ के लोगों से, भाई तलाश करो ये कोई मेमो आया था कि नहीं। मंसूर एजाज ने कहा था कि क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास। एक आदमी तलाश करने में कामयाब हो गया उनके स्टाफ में से कि ये फाइलों के ढेर में कहीं पड़ा हुआ है। और ताहम इस मेमोरेंडम ने, उनके तर्जमान ने बयान दिया, ये पाकिस्तानी हुकूमत या जनरल अशफाक परवेज कियानी के साथ उनके रवैये में कतन कोई फर्क नहीं डाला माइक मौलन के। उन्होंने इसे काबिल भरोसा नहीं समझा और ना इस पर कोई तवज्जो दी, ना इसका किसी से जिक्र किया। यानी जंक जो डाक आती है ना, उसको उन्होंने किया जंक आ गया ये, इसको डालो कहीं। अच्छा शामी साहब, अब मंसूर एजाज जो हैं वो तो कहते हैं कि मेरे पास ऐसी एविडेंस है जिस पे डिपेंड किया जा सकता है। एक बात, दूसरी बात है कि इस पूरी कहानी से, इस पूरी गुफ्तगू से ये तो बात साबित सामने आती है कि दफ्तर में उनके पहुंच गया था। मैं किसी के आपके दफ्तर में कुछ पहुंच जाए, ईमेल से पहुंच जाए, आप जो मर्जी पहुंचवा दें, जो पहुंच गया। ये तो होना चाहिए था कि माइक मौलन उसका इंतजार कर रहे होते, लेकिन ये आ गया है, इसको जनाब फौरन ओबामा के पास जाते। मंसूर एजाज नो डाउट, और ISI के खिलाफ जनाब जो उसका वो है विंग है सो कॉल्ड, उसको बंद करने के लिए। अच्छा फिर बात हुसैन हक्कानी तक क्यों चलेगी? और भाई साहब जहां तो जो मर्जी तक जिस तक मर्जी बात पहुंचा दें। हुसैन हक्कानी साहब जो है ना, आपको पता है कितने पॉपुलर है पाकिस्तान में, उनके दोस्त कितने आपको मालूम है। असल में उनकी, मेरे एहसास ने दुनिया मेरी दूबर कर दी। वो जो उनकी जहानत है ना, वही उनके लिए बड़ी बनी हुई है बर्बादी का बायस। लेकिन गोया ये सारा सेटअप है। फिर पहले देखिए ये रॉ ने काम किया है या CIA ने काम किया है या किसी दूसरी एजेंसी ने किया है, जो पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के दरमियान तफरीक पैदा करना चाहती थी, झगड़ा कराना चाहती थी, उसने ये काम किया। और फिर आप मुझे बताएं, जब इन्होंने ये बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया, तो फिर मजमून क्यों लिखा उसके ऊपर? तो बता दिया उन्होंने, एक खबर, वो सहाफी भी तो खुद को कहते हैं, वो यानी खबर बनाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया, यानी आप इंपॉर्टेंस हासिल करने के लिए। एक मुझे वो शाहिद खान है, बड़े पाकिस्तानी, वहां अमेरिकन पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े करीबी हैं, वो मुझे बताने लगे, भी आए हुए थे कल परसों, भी दुबई गए। उन्होंने कहा कि ये जो मंसूर एजाज है, मेरे घर में हिलरी क्लिंटन की दावत थी, तो मुझे मंसूर एजाज ने किसी से कहलवाया कि मुझे भी बुलाओ। मैंने कहा चलिए आपको भी बुला लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने हिलरी को जब मैसेज दिया, अच्छा सुनिए आप बात सुन लीजिए, हिलरी वहां के स्टाफ अफसर को, कि मैं वहां की नोट स्पीकर हूंगा उनके घर पे शाहिद खान के। तो उनके स्टाफ अफसर का फोन आया कि ये जनाब इन्होंने तकरीर करनी है वहां। उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा अगर ये साहब आ रहे हैं वहां तो हिलरी फिर नहीं आएंगी। अच्छा शामी साहब, कियानी
हम जनरल कियानी की बात कर लें, हम इमरान खान की बात कर लें, हम चौधरी निसार की बात कर लें, और फिर जिस इजलास का आप कल हवाला भी दे रहे हैं, इन तीनों चारों जगह पे एक ही बात डिस्कस हो रही है कि ये खत लिखा है तो किसने लिखा है और हुसैन हक्कानी का इसमें क्या किरदार है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम किस दर्जे पे पहुंचे हुए हैं। यानी हमारा जो मुखालिफ है वो उसके बारे में कोई हमें चीज हाथ आ जाए, चाहे झूठी हो सच्ची हो, हम लेके उड़ जाएंगे। और ये हमारे हर बंदे के दिल में चोर है, हमारे हर अदारे के दिल में चोर है। फौज हुकूमत से डर रही है, हुकूमत फौज से डर रही है, ऐवान सदर जो है वो अपोजिशन से डर रहा है, अपोजिशन ऐवान सदर से डर रही है। इतने चोर क्यों पाले हुए हैं इन्होंने? इन चोरों को निकालें। तो शामी साहब चलें, ये हम मान लेते हैं, लेकिन क्या ये जरदारी साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है? क्योंकि चलें हम हकायक मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, तो हम सब परसेप्शंस तो ये हैं कि हुसैन हक्कानी साहब ने कुछ ना कुछ किया है। ओहो, कुछ ना कुछ किया। उनको गुफ्तगू कर ली होगी मंसूर इजाज से। उन्होंने मंसूर इजाज ने कहा भाई आपकी तो हुकूमत को बड़ा खतरा है, आप कुछ करें। उन्होंने कहा तुम ही कुछ करो। हुकूमत को क्या खतरा था? आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन का यह ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद सबसे ज्यादा दबाव में फौज थी, हुकूमत नहीं थी। लोग फौज के दर पे थे और फौज पर तनकीद कर रहे थे। तो ये हमारी फौज, ये हमारी ISI, ये हमारा ऐवान सदर, ये हमारी असेंबली, ये अपोजिशन लीडर खुदा खौफी कर ले और एक दूसरे को दुश्मन न समझे, एक पाकिस्तानी समझे। ये अगर इनको खुदा न खास्ता के मुल्क को कुछ नुकसान पहुंचा ना, इनका कोई ओहदा बरकरार नहीं रहेगा, इनके झंडे वंडे सब खत्म हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, फिरदौस आशिक अवान, ये हर जगह मौजूद है ना। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन मैं सवाल पहले पुट कर दूं कि फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हम इसकी तफ्तीश भी कराएंगे, तहकीक भी कराएंगे और जिम्मेदारों को बेनकाब भी करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से हम आएंगे तो आपके सवालात भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। 0423636810 पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल का जवाब जो मैंने पूछा वो भी शाम से ब्रेक के बाद देंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल कर रहा था और सवाल यह था कि फिरदौस आशिक अवान तो खुद कह रही है हम तहकीक करेंगे इस बात की। रोका उनको किसी ने? भाई फिरदौस आशिक अवान भी कुछ, चलो मैं डॉक्टरी तो नहीं करी, प्रैक्टिस कीजिए, ये कुछ करके दिखा दे, लेकिन कुछ करें तो सही ना। अब ये जरूरी हो गया है कि इसकी कोई तहकीक, कोई तफ्तीश हो, क्योंकि इसका मतलब है कोई चुगत यहां से उठ के कहीं कोई पैगाम भेज दे और कोई चुगत कोई आगे कोई कार्रवाई कर दे, पूरे कौम को हला दिया जाए और मुल्क को हला दिया जाए, तो उसकी तय में जाना जरूरी हो गया है। अब करें ये काम। धुएं और आग का हमें कोई यहाँ पे मिसाल नहीं कहनी चाहिए जहां धुआं इतना उठ रहा है। हमें तो असल में हम तो धुआंदार तकरीरों के आदी हैं। हमारे यहाँ तो हर वक्त धुआं उठता रहता है, तो आग कहीं लगे ना लगे। आप दूसरों को लगाते हैं, धुआं अपना उठाते हैं। अशरफ साहब है हमारे साथ साउथ अफ्रीका से। और अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। जी वालेकुम सलाम, आप कैसे खैरियत से हो? जी अशरफ साहब, अपना क्वेश्चन। जी शामी साहब से मेरा सवाल है कि क्या इमरान खान इतनी सीटें ले सकेगा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सकेगा? जी बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। क्या कहा उन्होंने? इमरान खान क्या इतनी सीटें ले सकेंगे कि वो अगली गवर्नमेंट बना दे? ये तो इलेक्शन में पता चलेगा। अब अभी तो मेरे पास तो कोई ऐसा आईना नहीं है कि मैं उसमें बता दूं। ये तो इलेक्शन, अभी तो काम शुरू हुआ है यार। अभी तो उनकी पार्टी बन रही है, वो भी मौजूद है, उनके मुखालिफ भी मौजूद है। उनके हामी कॉलम नवीस लिखते हैं कि वो कहते हैं कि गोया हुकूमत तो आ जाएगी, तो उनके मुखालिफ भी मौजूद हैं। अब तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुखालिफत में ही बातें होने लगी। देखिए हर एक की जमात के मीडिया सेल काम करेंगे। पीपल्स पार्टी को भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग काफ के लोग भी खिसकते जा रहे हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी बगले में जा रही थी ना कि ये मुस्लिम लीग नून ही को निपटेगा, अब मुस्लिम लीग नून से ज्यादा उनके घर में चोरी हो रही है। सलामत भट्टी साहब है गुजरावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम सलामत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं अपना तमाम बुजुर्गों को, क्योंकि मैं आपका एक अतना सा कारकुन हूँ, बड़ी मेहरबानी, आप हुक्म करें। करूंगा। हाँ, और मैं ये आपके यानी अपना खिदमत में ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने फरमाया था डबल वोट हमें है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब शहबाज भट्टी साहब का वाकया हुआ, उसके बाद डॉक्टर खट्टूमल साहब जो है वो उस नशिस्त पर आए, तो वो इलेक्शन नहीं हुआ था। हमारा ड्यूल वोट नहीं है, हमें सिलेक्शन में डाल दिया गया है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपको आम इंतखाबात में वोट देने का हक हासिल है। इंडिया में कोई मखसूस नशिस्तें नहीं है अकलियतों की। इंडिया में सिर्फ वोट देती हैं अकलियतें और मखलूत इंतखाब के तहत इलेक्शन होते हैं। यहां भी मखलूत इंतखाब के तहत अकलियतों को हक हासिल है वोट देने का, इलेक्शन में हिस्सा लेने का।
अब वो अकलियतें जो हैं उनको कौमी असम्बली या सेनेट चुनती है या सूबाई असम्बली, तो अब वो उनके खटूमल जो थे वो भी अकलियत से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, क्रिश्चियन सीट जो थी वो चली गई हिंदू सीट उनको, तो ये तकसीम नहीं अकलियती सीट है, अकलियती सीट। ये इस्लामाबाद भट्टी साहब का रेफरेंस गालिबन हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें आपने इस हवाले से बात मैंने की बताया थी। था कि आपके पास डबल राइट है जी। फैजान साहब है लाहौर से हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम फैजान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि इस वक्त कराची की सारी सूरत हाल आपके सामने है कि MQM जो है वो जुल्फकार मिर्जा साहब के बयानात के बाद बिफर रही है, और आपने सिंध की सूरत हाल भी आपके सामने ही है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है कि वो 25 तारीख को कराची में जो है वो लाहौर की तरह का तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। तो क्या MQM इस जलसे को कामयाब होने देगी? अगर उनका ये जलसा नाकाम हो जाता है तो उनकी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? और देखें जी, पहली बात तो ये है कि MQM के पास कराची की चाबी नहीं है, वो एक बड़ी ताकत है वहां की, जैसे मुस्लिम लीग नून यहाँ की बड़ी ताकत है। उसकी मौजूदगी में जलसा हो गया तो उसकी मौजूदगी में भी हो जाएगा, उसके मुखालिफ भी मौजूद हैं, इसलिए आप घबराएं ना, अपना काम करें। मोहम्मद यासीन साहब हैं चकलाला से हमारे साथ मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। वालेकुम सलाम। सर, विफाकी इदारों से मुतालिक लोगों की शिकायत के अजाले और लोगों को पूरी और आप फिर वही आ गए मोतसिब तकर्रर का इदारा। सर ये इन्होंने पहले भी टेलीफोन किया था सर, ये खाली है। हाँ जी, तो आपका वैसे हौसले की मैं दाद देता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स में आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ, आपके सवाल खुदा के लिए मोतसिब मुकर्रर कर दो जनाब। गिलानी साहब ने आज कहा है, अपोजिशन को पेशकश की है, हम जनाब अदारों को ठीक करने को तैयार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी डंडा लेके बैठी हुई है, लेकिन बड़ी कंसिस्टेंस है। रेंटल पावर जी, करप्शन जो है उसमें से चंगाड़ कर बोल रही है, और पैसे अब वसूल करने हैं जिन लोगों ने खाए हैं उनके पेट से निकालने पड़ेंगे। अब वजीर आजम ने कहा है हम तैयार हैं अपोजिशन से बात करने के लिए, तो फिर भाई कम से कम मोतसिब भी मुकर्रर कर दें, कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिले, इनको तो कुछ रिलीफ मिले हमारे दोस्तों को। लेकिन शामिद साहब आमतौर पे ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वो नेगेटिवली भी इस्तेमाल हो जाते हैं ना। कौन सा नेगेटिव? ये बाजुकात नहीं, मोतसिब का अदारा का नेगेटिव इस्तेमाल होना, ये तो आज यूं कहें कि जैसे चीफ जस्टिस का अदारा नेगेटिवली इस्तेमाल होगा। आप गवर्नमेंट के शूज में जरा जाके देखें। चोरों के लिए नेगेटिवली इस्तेमाल होगा, डाकुओं के लिए नेगेटिवली इस्तेमाल होगा, मुजरमों के लिए नेगेटिवली इस्तेमाल होगा, शरीफों के लिए थोड़ी। शकील मलिक साहब हैं जहानिया से हमारे साथ। जी शकील। हाँ जी, शकील साहब का मेरा ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, एक फेसबुक पे एक क्वेश्चन है, फेसबुक पे क्वेश्चन ये है जी, और ये इमरान असलम साहब हैं, वो कहते हैं कि शामी साहब आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो है सख्त सवालात के जवाब मीडिया पे आके क्यों नहीं देते? तो अगर आपका कोई सख्त सवाल है तो आप उनसे पूछ लें, वो आपको जवाब दे देंगे। अभी तो उनकी मर्जी है भाई, आप उनको खत लिख लें, आप अखबार में मजमून लिख लें, कौन सा सख्त सवाल लेके बैठे हुए हैं आप। और नवाज शरीफ साहब अगर सुन रहे हो या उनके मीडिया सेल के कोई साहब सुन रहे हो तो इनका पता भी उनको बता दें ताकि ये सख्त सवाल सुन लें उनका। अंजुम साहब है गुजरांवाला से। जी अंजुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला ये जो आपने माइक मलन साहब की बात की है, देखिए ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी प्रॉपर इसको अनर्थ करें कि हमारे मुल्क को क्यों इस तरह डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। जितने कल्प्रिट्स हैं दे शुड बी सॉर्टेड आउट। नंबर 2, सर मुझे ये बताइए, इस कौम को एजुकेट भी करें खुदारा कि टैक्स दें, जो हमारी ड्यूटी है। वी मस्ट ऑब्लाइज टू द गवर्नमेंट, हमारे पे फर्ज है। हम टैक्स देते नहीं है, गवर्नमेंट कैसे चलेंगी? मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। खुदारा इस कौम को आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं, मैं आपके साथ 100% मुत्तफिक हूं। लेकिन साहब साहब परसेप्शन देखें। नहीं, परसेप्शन तो हम बनाते हैं ना। असल में मुसीबत क्या है, अगर मरीज हो जाए आदमी, कोई बीमार होता है ना, बुखार चढ़ जाता है, आप उसको अच्छा बना देते हैं ना शोरबा खाने को, वो कहता है ये तो बड़ा कड़वा है, ये गोश्त मुझे क्या दे रहे हो, ये मिट्टी दे रहे हो। तो ये बीमार हो चुके हैं हम, ये सारे हमारे सियासतदान, हमारे बड़े बड़े बावर्दी हजरात, बेवर्दी हजरात, सारे बीमार हो चुके हैं। इनको गोश्त जो है मिट्टी नजर आती है, मिट्टी गोश्त नजर आता है। सुफियान साहब है लाहौर से हमारे साथ। जी सुफियान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं छोटी छोटी दो बातें करूंगा। एक तो ये कि जो नून लीग वाले हैं ना, उन्होंने नौजवानों को जो था ना बिल्कुल ही बुला दिया था कि जी हम नौजवानों के बगैर ही जीत जाएंगे इलेक्शन, बरादरीज़म के तौर पे। तो उन्होंने जो था जी, जैसे उनके जो वो है, वो कहते हैं जी बर्गर है ये तो नौजवान, ये वो इमरान खान के साथ, लेकिन उनको ये बहुत महंगा पड़ गया मेरे ख्याल में। तो आप बर्गर खाते हैं? से ज्यादा जो है वो आप बर्गर खाते हैं?
जी बिल्कुल, मैं तो उनके साथ ही हूँ, यूनिवर्सिटी पूरी उनके साथ है इंशाल्लाह। अच्छा, इसीलिए आप बड़ी अच्छी बात है। देखिए बात यह है कि नौजवानों के बगैर तो कोई काम नहीं होता, तो जब उनको भी नौजवानों को अपने साथ में लाना पड़ेगा। आपको मुबारक हो, अब तो दोनों तरफ से पैगामात आएंगे। नवीद अहमद साहब हैं पिंडी भटिया से, और पिंडी भटिया मोटरवे के साथ जो है। जी जी, नवीद अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम शामिल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी दराज करे। मेरा सवाल था कि आने वाले दिनों में आप इलेक्शन कब तक देख रहे हैं? मैं इलेक्शन उस वक्त तक देख रहा हूं जब तक इलेक्शन होंगे। क्या अब लोग डेट सुनना चाहते हैं। मेरे पास ना कोई तोता है फाल निकालने के लिए, ना कि सितारों का इल्म है। अभी तक मुझे जो नजर आ रहा है उसमें अभी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। जब नजर आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, 2013 में तो इलेक्शन होंगे ना, कम से कम ये तो तसल्ली देते हैं। 2013 में तो होंगे ही होंगे, ड्यू है इलेक्शन। उससे कुछ पहले भी हो सकते हैं, लेकिन परेशानी क्या है हमें? लेकिन वो है ना कि नवाज शरीफ कभी इस्तीफों की बात, तो इस्तीफे दे देंगे तो फिर क्या होगा? और भाई मेरे, उनको तो ये भी खौफनाक होता है हर वक्त कि वो ही ना आ जाए। अच्छा, जिनसे थोड़ी सी स्पेकुलेशन करते हैं, थोड़ी सी इलेक्शन क्या टाइम पे होंगे कम से कम। मैं आपको आपका दिल खुश करने के लिए अपना दिल खराब नहीं करना चाहता। इलेक्शन, अब इन बेचारों ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? वैसे ही फिर लोग मुंतखब होके आ जाएंगे। वो तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो थोड़ा सा उधम मचाती है, फिर ख्याल आता है वो हो कहीं फौजी ना आ जाए, फिर उल्टी बात हो जाती है। तो इसलिए उनको भी ये ख्याल चाहिए, पता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि मामला चौपट हो जाए। चलें जी, मैं फिर सुनने वालों को बता देता हूं कि मैंने आपकी बातों से जो स्पेकुलेशन ये की है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो ही जाए। होंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह होने चाहिए, बशर्ते कि आपने सब्र और सुकून से काम लिया। अगर मेरे अजीज हमवतनों उनको आप बुला रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी। कल हम अपने प्रोग्राम में जो डिस्कस करेंगे मैं वो बताता चलूँ पहले कि ख़वातीन के हवाले से जो होने वाली कानून साजी है, जो बिल पास हुआ, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और फिर बहावलपुर के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि ये सूबे की बजाय रियासत बहाल हो जाए, तो इस पर भी बात होगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखिए, CNG बसें चलाई हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, ये एक अच्छा काम किया, लाहौर में चली हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू वो लेकिन सीएनजी कहाँ पे, ये एक सवाल अपनी जगह है। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। खुदा हाफ़िज़।